हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसके कुछ सिग्निफिकेंस पढ़े थे एंड में, और उसके बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जो था एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस क्या थे उसे रिकॉल कर लेते हैं। सब जितने भी सिग्निफिकेंस थे, जितने भी उसके फ़ायदे हैं डबल फर्टिलाइजेशन के एंजियोस्पर्म्स में, वो सारे ही मोस्ट रिलेटेड टू एंडोस्पर्म हैं। एंडोस्पर्म क्या था? जब मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता था तो क्या बनाता था? एंडोस्पर्म। पोषण उत्तक होता है ये एक तरह का, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि एम्ब्रियो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। ये हमने पढ़ा था। अब एंडोस्पर्म के क्या कैरेक्टर थे, कि मतलब क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट चीज़ एंजियोस्पर्म्स के अंदर कि जो ये एंडोस्पर्म है इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये एम्ब्रियो को ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाता है, यानी कि हेल्दी एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करता है। दूसरा कि ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद में बनता है, कि जब तक एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, मेल गैमेट एंड एग जब तक फ्यूज़ नहीं होंगे, उनके बीच में जाइगोट नहीं बनेगा, तब तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मेल एंड एग यानी मेल एंड फीमेल गैमेट किसी कारणवश फ्यूज़ नहीं हो पाते, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा, और अगर हो जाता है तो एंडोस्पर्म बन जाएगा। सिंपल सा कि पहला मेल गैमेट जाएगा एग के पास में, और अगर ये फ्यूज़ होता है तभी ये जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है। इससे एंजियोस्पर्म्स को ये फ़ायदा हुआ कि ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी एंड टाइम दोनों बच जाते हैं। एनर्जी और टाइम कैसे बच जाते हैं? कि जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स को देखें तो जिम्नो के अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। एंडोस्पर्म एक पोषण उत्तक है, इसका और तो कोई रोल नहीं है, ये एक पोषण उत्तक की तरह काम करता है। ये एम्ब्रियो को हेल्प करता है उसकी ग्रोथ में। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता था? एंडोस्पर्म पहले बन जाता था। उस वजह से ये कभी कभी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो ये एंडोस्पर्म वेस्ट हो जाता था, मतलब वेस्ट हो जाता था। और वेस्ट हुआ एंडोस्पर्म, दैट मीन कि उस प्लांट का टाइम वेस्ट हुआ जो उसने एंडोस्पर्म बनाने में किया, उस प्लांट की एनर्जी वेस्ट हुई, और उस प्लांट का मटीरियल वेस्ट हुआ। ये सारे नुकसान हुए। तो इस वजह से एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या हुआ? एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस चीज़ का सिग्निफिकेंस हो गया कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे तभी जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होकर एंडोस्पर्म बनाएगा। तो उनकी एनर्जी, टाइम एंड मटेरियल सारे बच गए। पॉजिटिव पॉइंट हुआ इनका। थर्ड ये था कि ये जो ये एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ को कंटेंट करके रखता है, यानी कि इसके अंदर पोषण ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक मेल गैमेट है और 2 फीमेल गैमेट हैं। तो जनरली जिम्नोस्पर्म्स में हम देखते हैं कि 2n टाइप का होता है एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष 2n टाइप का होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या है? ये ट्रिप्लॉइड है, तो इसके पास सिंपल सीधी बात कि पोषण ज़्यादा है, फूड मटीरियल ज़्यादा है, जिससे कि ईजी से और अच्छे से एम्ब्रियो ग्रोथ कर पाता है। फोर्थ पॉइंट कि ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों को कंटेंट करता है। उसके साथ साथ ये एंजियोस्पर्म्स में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाता है, यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की बात करते थे जब हम, तो वो जो एम्ब्रियो बनता था वो स्पोरोफिटिक प्लांट पे डिपेंड रहता था या फिर एंडोस्पर्म पे डिपेंड रहता था। दैट मीन कि यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये सारे थे। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब हमें एम्ब्रियोजेनेसिस को पढ़ना था। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या था? एम्ब्रियोजेनेसिस को ऐसे मान लीजिए, जो आपने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में, जो आप फर्स्ट पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं आप, तो 2 फर्टिलाइजेशन में से जो फर्स्ट वाला फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, यानी कि मेल गैमेट और एग का जो फ्यूज़न होता है, जिसे ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन, सिनगैमी, संलयन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अब जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तब
उनके जाइगोट से लेकर, तो आप एम्ब्रियोजेनेसिस को कैसे लिखेंगे ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर जो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उस जाइगोट से लेकर सीडलिंग तक, पेड़ नहीं बोला मैंने, मतलब प्लांट नहीं बोला, सीडलिंग तक जो जितने भी स्टेप्स आते हैं, सीडलिंग ग्रो हो तब तक जितने भी स्टेप्स आते हैं उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो सिंपल सा क्या हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब, अगर हम इसकी बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस को ऐसे कहो कि जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन तक जितने भी स्टेप्स आएंगे वो सारे एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएंगे, और ये एम्ब्रियो आगे जाके सीडलिंग का फॉर्मेशन करेगा प्लांट का। तो सीडलिंग जब तक बनेगा तब तक एम्ब्रियो किस पे डिपेंडेंट रहता है, एंडोस्पर्म पे। और जब सीडलिंग बन जाएगा तो उसके पास रूट्स होंगी, तो वो नेचर से न्यूट्रिटिव टिश्यू लेने लग जाएगा। तो आपको एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन में क्या लिखना है, जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक जितने भी स्टेप्स आते हैं वो सारे एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाते हैं। अब यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ चुका होगा। चलिए इसे एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। कि सिंपल सा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड इनिशिएशन ऑफ एन एम्ब्रियो, कि इनिशिएशन मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन से लेके एम्ब्रियो तक के फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहा है या कहते हैं, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो बन जाता है, जब जाइगोट बन जाता है, यानी कि ये जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ हुए और इन्होंने क्या बना दिया, जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, तो जैसे आप एनिमल में पढ़ते हैं 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, मोर्यूला, ब्लास्टूला, ग्रास्टूला, वैसे ही एनिमल्स के जैसे प्लांट्स में भी अब ये जो जाइगोट है बना है, इस जाइगोट में फर्स्ट डिवीज़न कैसा होगा उसके बेसिस पे इन्हें 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं। अगर जनरली बात करें, यानी कि एकदम सबसे कॉमन बात करें अगर हम, तो जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो हमेशा इस तरह से ट्रांसवर्स होता है और उससे 2 सेल्स बनती हैं। यहाँ पर ये सेल्स की साइज़ इक्वल है, आप इसे ऐसे समझिए कि जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो कैसा होगा। देखिए कि ये जो एम्ब्रियो है, एक सेकेंड, ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जाइगोट है, किससे बना है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने से जो ये जाइगोट बना है, इस जाइगोट के ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये कैसा है, जाइगोट डिप्लॉइड है, ठीक है। अब इसके अंदर एक डिवीज़न होगा और वो डिवीज़न कैसा होगा, वो डिवीज़न होगा ट्रांसवर्स डिवीज़न। अगर कॉमन बात करें तो यही होता है। उस ट्रांसवर्स डिवीज़न से 2 सेल बनती हैं। अपर वाली सेल को बोलते हैं एपिकल सेल, शीर्ष कोशिका, और लोअर वाली सेल को बोलते हैं बेसल सेल, आधारीय कोशिका, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से, आपस में मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि जाइगोट कैसे बनता है। इस जाइगोट में प्लांट के अंदर, कौन से प्लांट, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं इनके अंदर, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, जो फर्स्ट डिवीज़न है वो सब में ऑलमोस्ट कॉमन होता है। सब में बात कर रही हूँ, मैंने ऑलमोस्ट बोला है, ना कि एकदम 100% बोला है। 1-2% आपको एक्सेप्शन मिल जाते हैं, तो 90% ये होता है डाइकोट होता है, उसमें चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, सभी एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्स्ट डिवीज़न ट्रांसवर्स होता है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, जो कि ऐसे होगा जो, और ये जो ट्रांसवर्स डिवीज़न है, ये ट्रांसवर्स डिवीज़न भी अनइक्वल होता है, अनइक्वल, बराबर नहीं होता। उस वजह से 2 सेल्स बनती हैं जो कि साइज़ में बराबर नहीं होती हैं। तो अपर वाली सेल को बोलते हैं एपिकल सेल, शीर्ष कोशिका, और जो लोअर वाली सेल होती है उसे बोलते हैं बेसल सेल, आधारीय कोशिका। यहाँ तक का आपको मैं लास्ट क्लास में ही समझा चुकी थी। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो सब में सेम होता है, मैंने ये भी बताया था। अब ये जो बन गया, देखिए इसके अंदर जब डिवीज़न हुआ तो जो ये पोर्शन बन गया,
अब इनमें डिवीज़न कैसे होगा, वो मोनोकोट एंड डाइकोट में अलग अलग होगा। तो यहाँ तक मोनोकोट एंड डाइकोट में सेम रहता है, लेकिन इसके आगे का मोनोकोट एंड डाइकोट में अलग अलग होता है। मोनोकोट को नहीं लेते हैं हम डाइकोट को ले रहे हैं पहले। तो डाइकोट में जो फर्स्ट डिवीज़न हुआ उससे जो 2 सेल्स बनी एपिकल एंड बेसल, इनमें से अब आगे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में या अब जो आगे डिवीज़न होगा वो किस सेल में होगा, यानी कि जो देखिए क्या बोल रही हूँ मैं कि यहाँ तक तो आपको पॉइंट समझ में आ चुका है। अब ये जो 2 सेल्स बनी हैं इसमें से अब जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो पहली चीज़ तो एपिकल सेल में होगा, ठीक है। एपिकल सेल में डिवीज़न हो गया तो वो भी कौन सा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल हुआ या ट्रांसवर्स हुआ, उस बेसिस पे इसे आगे डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफरेंट टाइप में रखा गया है। पहली पॉइंट तो ये मतलब जो बेस लेते हैं वो बेस बता रही हूँ मैं कि फर्स्ट बेस ये था कि जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो किस सेल के अंदर होगा, तो वो एपिकल सेल के अंदर होता है, ठीक है, डाइकोट में। सेकेंड पॉइंट ये कि वो डिवीज़न कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि इस तरह से खड़ा, या फिर ट्रांसवर्स जिसे कह सकते हैं इस तरह से अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विभाजन कैसा होगा। थर्ड कि अब आगे जब फॉर्मेशन होना है एम्ब्रियो का उसमें बेसल सेल का क्या रोल है, बेसल सेल रोल प्ले कर रही है या नहीं। और फोर्थ इसका बेस ये है कि अगर बेसल सेल रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही है तो बेसल सेल से क्या बन रहा है एंड एपिकल सेल से क्या बन रहा है। ये सारे ही इसके आगे डाइकोट में जो टाइप्स हैं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के, उनके लिए एज अ बेस और एज अ आधार काम करते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसे आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो यहाँ से देख लीजिए कि जो फर्स्ट डिवीज़न होता है जाइगोट के अंदर वो ट्रांसवर्स होता है। इससे ये जो फर्स्ट डिवीज़न हुआ इस जाइगोट के अंदर और जो 2 सेल्ड स्टेज बनी इसे बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो क्या होता है, प्राक भ्रूण, मतलब एम्ब्रियो से पहले की जो कंडीशन होती है, जैसे अपन कहते हैं जो सिडलिंग होती है, जो फीटस होता है, आप छोटा बच्चा देखते हो वही हमारे एडल्ट की पहचान होता है। वैसे ही जो ये एम्ब्रियो होता है, एक मैच्योर एम्ब्रियो जब बनेगा इस तरह से, एक मैच्योर एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। उस मैच्योर एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज ये होता है 2 सेल्ड एम्ब्रियो। और ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो यहाँ पे तो हम इसे जाइगोट कहते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न होते ही इसे हम एम्ब्रियो कहने लगेंगे। कौन सा एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, प्राक भ्रूण। इससे आगे जाके बहुत सारे डिवीज़न से इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ तक आपको स्टेप्स क्लियर है। अब इसमें ये बता चुकी हूँ, अपर जो सेल होती है वो स्मॉल होती है, उसे एपिकल सेल कहते हैं। लोअर जो सेल होती है उसे बेसल सेल कहते हैं और वो लार्ज होती है। यहाँ तक तो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। मैंने कहा था जनरली यानी कि 90% के अंदर फर्स्ट डिवीज़न कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है जाइगोट के अंदर। लेकिन मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे कि लॉरेंथेसी जो फैमिली है इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न, ये जो जाइगोट बना है इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न इस तरह से होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विभाजन। तो जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो लॉरेंथेसी फैमिली के अंदर इस तरह से अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। तो इसमें ना एपिकल सेल बनी ना बेसल सेल बनी। और इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो फर्स्ट डिवीज़न होता है जाइगोट के अंदर वो ऑब्लिक होता है ऐसे। तब यहाँ पर भी 2 सेल बनेंगे, लेकिन एपिकल एंड बेसल में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुकी थी अच्छे से, इसे मैंने अभी और अच्छे समझा दिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो इसके लिए क्या बेसिस लिए, अगर हम बेस की बात करें कि किस बेसिस पे डाइकोट एम्ब्रियो को इतने में डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसके लिए 4 बेस हैं। पहला कि जो डिवीज़न हुआ है उससे जो एपिकल सेल एंड बेसल सेल बनी है उसमें से एपिकल सेल के अंदर फर्स्ट डिवीज़न कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। उसके बेसिस पे फर्स्ट डिवीज़न कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। इस जो ये सबसे बड़ा बेस है इसे हम एक कह सकते हैं मेन बेस, उसकी बेसिस पे डाइकोट ऑफ एम्ब्रियो को हमने 2 मेन क्लासेस में या फिर मेन पॉइंट में डिवाइड कर दिया। पहला जिनके अंदर कि जो एपिकल सेल है
इसके अंदर जो डिवीज़न हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। एंड दूसरा यानी कि सेकंड, इसके अंदर एपिकल सेल में जो फर्स्ट डिवीज़न हो रहा है वो ट्रांसवर्स्ड हो रहा है। तो इस बेसिस पे जो फर्स्ट मेन बेसिस था उसके बेसिस पे हमने इन्हें दो मेन टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जो है फर्स्ट डिवीज़न कैसा होगा एपिकल सेल के अंदर। अगर लॉन्गिट्यूडनल होता है तो उसे फिर से दो सब टॉपिक के अंदर डिवाइड किया, क्रूसीफर एंड एस्ट्रट टाइप। और अगर ट्रांसवर्स होता है तो उसे तीन में डिवाइड किया, सोलेनॉइड, कैरोफाइलॉइड एंड चिनोपोडिएट टाइप। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये जो फर्स्ट बेस था वो तो इन दोनों के लिए था, इसके अलावा ये जो सब डिवाइडेड हुए हैं बेस, इनमें क्या बेस लिया गया है कि जब फर्स्ट डिवीज़न हो गया, चलिए हम एपिकल सेल की बात करते हैं, तो इस एपिकल सेल में अगर फर्स्ट डिवीज़न लॉन्गिट्यूडनल हुआ चाहे ट्रांसवर्स्ड हुआ, लेकिन रही तो एपिकल सेल ही, और ये हो गई बेसल सेल। अब आगे का जो फॉर्मेशन है उसमें ये बेसल सेल रोल प्ले करती है या नहीं। तो जो इनका बेस है इन सब पॉइंट्स का, उनका बेस ये है कि बेसल सेल रोल प्ले कर रही है या नहीं, और अगर कर रही है तो किसका फॉर्मेशन करेगी, यानी कि कौन सा पार्ट बनाएगी, उसके बेसिस पे इन्हें सब डिवाइडेड कर दिया गया। तो यहाँ तक पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डिवीज़न हुआ है वो एपिकल सेल के अंदर वो हुआ है ट्रांसवर्स्ड, सॉरी फर्स्ट जो वो डिवीज़न हुआ है वो हुआ है एपिक लॉन्गिट्यूडनल। तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो जायगोट था, जायगोट से ये प्रो एम्ब्रियो बना, ये एपिकल और ये बेसल। इस एपिकल सेल के अंदर फर्स्ट डिवीज़न कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल हुआ। अब इसके आगे का हमें पढ़ना है। चलिए सबसे पहले लेते हैं क्रूसीफर टाइप, ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लेंगे क्रूसीफर टाइप। नाम से ही पता चल रहा है क्रूसीफर क्या है। क्रूसीफर क्रूसीफेरेसी के बारे में बात कर रहा है। क्रूसीफेरेसी क्या है, फैमिली है क्रूसीफेरेसी। इसके अंदर बात करते हैं कि इस क्रूसीफेरेसी फैमिली के अंदर इस टाइप का डाइकोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। इसे ओनाग्रेड टाइप भी कहते हैं, ओनाग्रेड टाइप। ओनाग्रेड क्या है, ओनाग्रेड भी फैमिली है, ओनाग्रेसी जिसे लिखते हैं, ओनाग्रेसी। इस ओनाग्रेसी के अंदर और क्रूसीफेरी के अंदर ये क्रूसीफर टाइप का एम्ब्रियो मिलता है। क्या होता है इसके अंदर, तो देख लीजिए कि ये जो क्रूसीफर टाइप है, सिंगल आई है, या जो ओनाग्रेड टाइप है, इनके अंदर फर्स्ट डिवीज़न हुआ है ऑब्लिक एपिकल सेल के अंदर, जिससे कि दो सेल्स बन गई। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो है, ये प्रो एम्ब्रियो में दो सेल हैं कि एपिकल सेल है और ये है बेसल सेल। एपिकल सेल में तो पहले ही डिवीज़न हो चुका। तो अब हमने क्या पॉइंट लिया था कि फर्स्ट तो था कि बेसल सेल भाग लेती है या नहीं, यानी कि बेसल सेल अब आगे के एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्ट लेती है या नहीं, और अगर लेती है तो क्या बनाती है। तो फर्स्ट बेस को लेके चलते हैं कि क्रूसीफर टाइप में बेसल सेल आगे के एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्ट लेती है या नहीं। तो उसका आंसर आता है बेसल सेल आगे के एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेती है। जितना भी एम्ब्रियो बनेगा वो इस एपिकल सेल के अंदर ही कंटिन्यूस डिवीज़न होने से बनता जाएगा, यानी कि जैसे कि यहाँ 2 बन गए, उसके बाद यहाँ इस तरह से 4 बन जाएंगे डिवीज़न, 4 सेल्स बन जाएंगी। उसके बाद ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, फिर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, उसके बाद ये हर प्लेन में डिवाइड होंगे और इस तरह से एक एम्ब्रियो बनेगा, इनिशियली एम्ब्रियो। और इसे हम, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, ठीक है, ऐसे डिवीज़न हो जरूरी नहीं, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बताया है ये बात कि सिंपल सा आपको क्या याद रखना है यहाँ पे
कि ये जो क्रूसिफर टाइप में या ओनाग्रेट टाइप में, यानी कि जो क्रूसिफरेसी एंड ओनाग्रेसी दोनों ही फैमिली में, जब ये 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनता है, पहले 2 सेल्ड होता है, 2 सेल्ड में फर्स्ट डिवीजन हुआ एपिकल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, जिससे कि जो ये 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बना, इस 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो की जो बेसल सेल होती है वो आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेती है, लेकिन जो एपिकल सेल होती है वो आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्ट लेती है। वो पूरा एम्ब्रियो और उसके साथ साथ सस्पेंसर का भी फॉर्मेशन खुद ही करती है। सस्पेंसर क्या होता है? सस्पेंसर यानी निलंबक, जो कि एम्ब्रियो को क्या करता है? सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर धकेलता है, एक तरह से पुश करने का काम करता है, ताकि एंडोस्पर्म से ये न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। तो इस तरह से एक ये लंबा सा स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म, ये सस्पेंसर का, जो कि इसे एक तरह से पुश करने में काम आता है कि ये एंडोस्पर्म से अटैच रहे। और बाकी ये यहाँ पर होता है ये पूरा एम्ब्रियो। तो जिस तरह भी से इसमें डिवीज़न होगा सारा ही इस एपिकल सेल के अंदर होगा, और ये एपिकल सेल आगे जाके इस पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि क्रूसिफर टाइप या ओनाग्रेसी टाइप के अंदर बेसल सेल आगे पार्ट नहीं लेती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। सस्पेंसर हो चाहे एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट हो, सभी एम्ब्रियो की जो एपिकल सेल होती है वही बनाती हैं। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होता है। अब ये मिलता है किस किस फैमिली के अंदर है, तो आपको सिंपल से याद रखना है, क्रूसिफेरेसी और ओनाग्रेसी 2 नाम हैं। याद रखना क्रूसिफर को ही ओनाग्रेट टाइप कह रहे हैं क्योंकि ओनाग्रेसी फैमिली के अंदर भी मिलता है। इसके अलावा रेननकुलेसी अगर याद रह जाए तो बेटर है, और अगर कभी कॉम्पिटिटिव में आता है कि रेननकुलेसी के अंदर किस तरह का मिलता है, तो क्रूसिफर और ओनाग्रेसी टाइप का ही मिलता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब जो अलग जो बाकी के टाइप बचे हैं, कौन सा कि फर्स्ट डिवीज़न अगर लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, इस सेल के अंदर जब फर्स्ट डिवीज़न कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल हुआ, तो उसे हमने एक लिया क्रूसिफर टाइप, जिसमें हमने ये कहा कि अब इसकी जो बेसल सेल है वो रोल प्ले नहीं करती है। और दूसरा हमें लेना है एस्टेरेड टाइप। एस्टेरेड टाइप के अंदर क्या होगा ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और इसके बाकी के बचे हुए भी हम पढ़ लेंगे। चलिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।